आदित्य से तुम्हारी किसी बात पर बहस हुई है नसरीन? नहीं तो। वो हमारे साथ खाने के लिए भी नहीं आया, देखो नीचे बैठा हुआ है। और तुम भी आज अपनी फिजियोथेरेपी के लिए नहीं गई। वो इसलिए क्योंकि नसरीन को आज बहुत दर्द हो रहा था, तो बस इसीलिए हम नहीं चाह रहे थे कि इसकी तबीयत और खराब हो जाए, बस यही बात थी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। दरिया को ये बीन्स बहुत पसंद थे, बड़ी शौक से खाती थी ये। हाँ, पहले उसके पास वक्त था तो घर भी ज्यादा आना जाना लगा रहता था उसका। हाँ सही कहा, ऐसे ही है। वो अभी भी उसी लड़के से मिलती रहती है। कौन सा लड़का? उजैर साहब का लड़का, वही मुस्तफा। अरे नुसरत, वो मामला तो पहले ही खत्म हो चुका है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो लगता कुछ ऐसा ही है, मगर वो जवान है, और अगर वो कह देते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बताएं फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें बच्चों पे ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, वरना वो फिर जिद में आकर वही काम करते हैं जिससे उन्हें रोका जाए। कैश करने के लिए कोई और नहीं मिला? वो लड़का ठीक नहीं है और दरिया भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है, इसलिए उसे जिद नहीं करना चाहिए। क्या कुछ सुना है तुम लोगों ने जो इस तरह की बातें कर रहे हो मेरे सामने? नहीं तो, हमने तो कुछ नहीं सुना। क्या हमने कुछ सुना है? ओहो सादिक, क्या सुन सकते हैं हमने कुछ नहीं सुना ऐसा। मैं तो बस ये कह रही थी कि जवान बच्चे हैं, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। देखो, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अगर वो कहती है कि ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी से मोहब्बत न करे, लेकिन पहले अपनी तालीम मुकम्मल करे, फिर किसी ऐसे शख्स को तलाश करे जो उसके लिए मुनासिब हो। जिंदगी पड़ी है उसके आगे। प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस के नाम। दरिया, मुस्तफा, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, पिक क्यों नहीं कर रही थी? हाँ वो असल में यहाँ बहुत शोर हो रहा है और फोन मेरे बैग में है, इसीलिए नहीं सुना होगा। सुनो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुस्तफा, हमारी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। हेलो मुस्तफा। हेलो। मैं कामरान, दरिया का प्रोजेक्ट मॉन्स्टर। क्या कहा, मॉन्स्टर? हाँ, इसी की कोशिशों की वजह से हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो सका। किस प्रोजेक्ट की बात हो रही है? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्या? डिटर्मिनिज्म मुस्तफा? यार मुस्तफा, आर्किटेक्चरल टर्म्स होती हैं ये। पाओलो पोर्चुगीजी, उसने जियो आर्किटेक्चर कहा था। एक शख्स जिसने अपनी तर्ज पर सुनने की शायरी यानी पोएट्री ऑफ लिसनिंग को अमली तौर पर समझा। कभी सुना तुमने इसके बारे में? नहीं सुना। जरूरी है क्या सुनना? यार मुस्तफा, तुम इन आर्किटेक्चरल टर्म्स के बारे में नहीं समझ पाओगे। इसके लिए तो बहुत मेहनत की जरूरत है। चलो मान लेते हैं कि तुमने फाइल एक्सेप्ट करवा दी, लेकिन मेरे प्रोलॉग ने तो कमाल कर दिया। हमारी पूरी क्लास तो तुम्हारी जहानत की फैन है दरिया, और जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकती ही नहीं है। इसे तो सिर्फ एक नक्शा दो और ये पूरा काम करके देती है। और दरिया तो हमेशा टीचर्स के सामने बहुत संजीदा रहती है। वैसे प्रोफेशन क्या है तुम्हारा? लॉजिस्टिक सेक्टर से ताल्लुक है। वही ट्रांसपोर्ट बिजनेस वगैरह ना? हाँ कुछ ऐसा ही है। अरे यार, हमने स्नैक्स ऑर्डर किए थे, क्या हुआ? अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। उरूज की बात कर रहे हैं, वो ऐसे अचानक से रिएक्शन नहीं देती। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कौन जाने उसके दिल में कैसा तूफान चल रहा होगा। उसने हमारे सामने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मुझसे ये पूछ रही थी कि कब्र पर फूल पड़े थे, कोई आता जाता है। मैंने तो सोचा कि सब बता दूं उसे। बिल्कुल नहीं अंकल, आप ऐसा मत कीजिएगा, बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन तुर्कान बात तो पहले ही बिगड़ चुकी है। मैंने कहा उससे कि हम ही तुम्हारा खानदान है, मगर उसे यकीन नहीं है। मुझे नहीं मालूम हम क्या करेंगे। मैं दोबारा फोन करती हूँ उरूज को। हेलो।
मेरी जान, उरूज। उसने फोन काट दिया। दोबारा कॉल करूं क्या? नहीं नहीं, उससे अभी मत छेड़ो, वरना वो किसी बम की तरह फट पड़ेगी। फिर तुर्कान उसे देखकर जेलस हो गई, जिसे मैंने बहाने से घर पर बुलाया था। जाहिर सी बात है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, सब कुछ सोच समझ कर किया था। जैसे ही तुर्कान ने उसे मेरे पास देखा, वो गुस्से में आग बगला हो गई। तुम यकीन करो, तुम तुर्कान को उस हालत में देखते तुम हैरान हो जाते। वो चीख रही थी बुरी तरीके से, ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे किसी बच्चे से उसका लॉलीपॉप छीन लिया जाए और वो रोने लगे। और जब मैंने उस लड़की को कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो वो बोलने लगी कि नहीं नहीं तुम जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये असल में उसका बहाना था कि मैं किसी तरीके से बस उसके पास रुका ना हूँ और कहीं भी ना जाऊँ। जेलस हो रही थी मुझे उसके साथ देखकर। हकीकत क्या थी? ना कोई दर्द था, ना कोई परेशानी। पहले इनकार किया, फिर इतना गहरा प्यार किया, कमाल की बात है। अब तुम्हारे पास क्या नहीं है? देखो उमर, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो और जल्द ही इस दुनिया में तुम्हारी औलाद भी आ जाएगी। तो तुम दोनों क्यों ये सब बर्बाद कर रहे हो? खुद को क्यों नहीं संभालते? ऐसा क्या है जो तुम दोनों संभाल नहीं पा रहे? मेरी माजी की गलतियों की माफी नहीं है करताल, बस मैं जिम्मेदार हूं। याद रखो, कुछ भी एक तरफा नहीं होता। हाँ, तुर्कान से भी कुछ गलतियां हुई हैं जिस पर मुझे उससे गुस्सा था, लेकिन मेरी गलतियों का वजन ज्यादा है। उसकी कोई तलाफी नहीं। तुर्कान ने हमेशा सब्र का मुजाहरा किया और मुझ में सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी। अब चारा नहीं है कोई, जो होना था हो गया। सारी कोशिशें रायगा जाएंगी। क्या मतलब है? कोई भी कोशिश रायगा नहीं जाती। मुझे नहीं मालूम, तुर्कान से बहुत प्यार करता हूं। कुछ ऐसी बातें भी थी जिनका कोई जवाब नहीं बनता था, और वो सब इसलिए क्योंकि मैं अंदर से टूटा हुआ था। वरना तलाक हो जाने के बाद भी एक मौका मिल सकता था मुझे। तुर्कान तुमसे अलग होने के बाद उमर बिल्कुल पागल हो गया है। उसे पता ही नहीं कि क्या कर रहा है। उसने मेरी बेटी को मुझसे छीनकर बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुझे। कुछ मोहब्बत से मुतासिर हुए, कुछ टूट गए, और जो पीछे रह गए वो हार गए। हाथ में आए थोड़े से आंसू और थोड़ा सा गुरूर। जुनून कुछ के लिए मुनासिब था और कुछ के लिए मायूसी। मैं वही थी जो मेरी जबान और मेरी सरकशी पर जमे लफ्जों को उगलने के लिए चेहरों की तलाश में थी। मेरे इर्द गिर्द इतना रश था कि अगर मैं गला फाड़ के भी चिल्लाती तो किसी को मेरी आवाज नहीं आती। तुर्कान, उरूज, दरिया,
मेरी बेटियां। दरिया, आप मेरी तरह बनना चाहती थी, बड़े शहरों की आजाद लड़की, मगर आप डरती थी कि मैं कहीं कामयाब ना हो जाऊं, और मैं कामयाब हो गई। खुदा हाफिज अम्मी, जा रही हूं मैं। आपकी शहजादी जंगल में खो गई है अम्मी। जिन खुशियों की आपको मुझसे उम्मीद थी वो मैं नहीं दे सकी आपको। कहानी खत्म हो गई अम्मी। आपकी शहजादी मर चुकी है। तुर्कान, तुर्कान, तुर्कान! बेटी! अम्मी, रोज, मेरी जान, फरीदा की अमानत थी मेरे पास। मेरे पास भी कुछ अमानतें हैं। ये रही अम्मी, ये ले। आपको ये सब वापस कर रही हूँ मैं। मेरी बेटियां, हेलो। हेलो उरूज, उमर बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूँ। बाहर आ सकती हो? किस लिए? एक काम है तुमसे। नहीं, मैं नहीं आ सकती अभी, मुझे बहुत काम करने हैं। उरूज मेरी बात सुनो, अगर तुम ना आई तो मजबूरन मुझे अंदर आना पड़ेगा और तुम्हारी अम्मी परेशान होंगी। चलो आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ मैं। जिद मत करो, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ बेटा? किसका फोन था सुबह सुबह? उमर भाई आए हैं नीचे। क्या कह रहा था? उन्होंने कहा कि वो नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ आया क्यों है, तुमने पूछा नहीं? अम्मी, वही बताने के लिए तो उन्होंने नीचे बुलाया है। तो उनकी सुलह हो गई है ना? मुझे नहीं पता। नहीं पता? क्यों मुझसे सब कुछ छुपा रही हो उरूज? अम्मी, मैं देखती हूँ जाके। उरूज, 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 ये उरूज को कहाँ ले जा रहा है?
नुसरत आंटी, हाँ कहो बेटा। असल में मैं कल आपके घर पे फोन भूल गया था अपना। ओह अच्छा, मगर मुझे तुम्हारा फोन कहीं नजर नहीं आया। जब उरूज मुझे किताब दे रही थी तो उस वक्त मैंने कहीं ऊपर रख दिया था। आप कहें तो देख लूं? ठीक है, आ जाओ देख लो अपना फोन आकर। वैसे मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, लेकिन तुम देख लो तुमने कहाँ रखा था। क्या मैं पहले उसे बाथरूम में देख लूं? मैं देख लूंगा और अपने हाथ भी धो लूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, देख लो तुम जाके। गुड मॉर्निंग नसरीन। गुड मॉर्निंग। सरदार क्यों आया है? वो अपना फोन भूल गया था तो वही लेने आया है यहाँ। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा नुसरत, अभी तक उसके असर में हूँ। मुझे उम्मीद है सब अच्छा होगा। मिल गया मुझे आंटी। ओ अच्छा, कहाँ से मिला? बाथरूम में तौलिए के नीचे भूल गया था मैं। आपको तकलीफ दी मैंने, माफ कीजिएगा। चलता हूँ। सरदार बेटा बैठ जाओ ना, नाश्ता करके चले जाना। नहीं मैम, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। चलो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, आप जहमत ना करें, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। हाँ, तो अब बताओ तुम रो क्यों रही हो? मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा नुसरत? क्या मैंने वाकई अपनी बेटियों को नजरअंदाज किया? इस तरह मत सोचो नसरीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम यही सब सोच रही हो, इसीलिए इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं। नुसरत, मुझे अपनी बेटियों से मिलना है और बात करनी है उनसे जितना जल्दी हो सके। उनके बीच जो भी मसाइल हैं उन्हें हल करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर उसके बाद मुझे दरिया के मामले से भी निपटना है। सादिक को कैसे बताऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई का रवैया देखा था ना कल रात तुमने। नुसरत, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उजैर साहब की मदद लेनी चाहिए। उजैर साहब की? हाँ, क्योंकि मुस्तफ़ा की माँ से मैं बात नहीं कर सकती, इसलिए कोई और रास्ता नहीं। इसलिए उजैर साहब से ही बात करनी होगी। अगर तुम मुझे इस उम्र में बिगाड़ना बंद कर दो तो बेहतर होगा। हमारी उम्र में क्या मसला है? देखते तो हैं आप आजकल के नौजवानों को, उन्हें मोहब्बत करनी आती ही नहीं। तुम ठीक कह रही हो। ओह, नसरीन साहबा का फोन है, उठा लो। जी फरमाइए नसरीन साहबा। उजैर साहब, माफ कीजिएगा आपको तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन क्या आज आप फ्री हैं? मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, आप मेरे घर आ जाइएगा। ठीक है नसरीन साहबा, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। वो मुझसे बात करना चाहती है। उन्हें क्या बात करनी है आखिर? मालूम नहीं। अच्छा रोशन, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो तो अच्छा रहेगा। हरगिज नहीं, मैं उस घर में दाखिल होना नहीं चाहती हूँ उजैर। क्या हो गया है रोशन? कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे। मेरे साथ चलो, मुझे खुशी होगी। उजैर, नुसरत साहिबा के साथ मेरा झगड़ा हो गया था। नसरीन साहिबा ने भी बात खत्म कर दी थी मुझसे। खुदा के लिए मुझे नहीं कहो जाने के लिए। ठीक है। उरूज, मेरी जान, आपा की जान, मेरी प्यारी बहन। उरूज, इतना डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? मैं ठीक हूँ आपा। आजाओ, आजाओ मेरी जान, अंदर बैठकर आराम से बातें करते हैं। आजाओ। मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ।
तुम कैसी बातें कर रहे हो उमर? बाहर क्यों रहोगे? अंदर आ जाओ। मैं बच्चे के कमरे में जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ आराम से बात कर सकते हो। ठीक है। आपको ये सब शुरू से मालूम था, है ना? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ उरूज, कि एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया में मेरी बहन बनकर आई थी। बाकी और किसी चीज में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम बेशक नाराज हो और तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, जानती हो। तुम बिल्कुल दुरुस्त हो। लेकिन ये हरगिज मत भूलना कि हम लोग 3 बहनें हैं। मैं तुम्हारी बड़ी आपा हूं। हम सबको तुमसे मोहब्बत है और तुम मेरे बाबा की प्यारी बेटियों में से एक हो। मैं उनका सामना और बात करना चाहती थी, लेकिन उस घर में इतनी मोहब्बत के साथ पली बड़ी हूं मैं कि नहीं मालूम मुझे ये हक है भी या नहीं। इसके अलावा मुझे लगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। प्लीज अम्मी और बाबा को इल्जाम मत दो, उनका कोई कसूर नहीं। अगर मैं अम्मी की जगह होती तो जानती है मैं क्या करती? मैं उसे सब सच बताती, उसे बताती कि तुम बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो। मैं बहुत उदास हूँ आपा। मुझे दुख है ऐसी जिंदगी का जिसने मुझे यतीम कर दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा कि अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। दरिया ने कहा कि तुम मेरी बहन नहीं हो, और आज तो मैं अपनी माँ को भी खो चुकी हूँ जो कब्र के अंदर पड़ी है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उरूज, काश तुम्हें ये बात इस तरह मालूम ना होती। काश ये सब ऐसे ना होता। अम्मी और बाबा तुम्हारी हिफाजत कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये बात पता चले। शायद मैं अपने दर्द को दूर कर पाती अगर मैं उनका सामना करती और उनसे बात कर पाती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने गुस्से को कैसे काबू करूं। बाज दफा मैं अम्मी पे, बाबा पे इल्जाम लगाती हूँ। मैं उनका सामना करना चाहती हूँ, मगर फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मेरे पास मौजूद हैं, वरना आज किसी यतीम खाने में होती। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर ये एहसास मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला करता है। मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। उरूज, ये एहसास तुम्हारी उनसे मोहब्बत का हिस्सा ही तो है। ये तुम्हें छोटा नहीं बनाता, ऐसा मत सोचो। हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम हमारी वो उरूज हो जो अपने हाथ में कलम पकड़कर कहानियां लिखती है। दरिया ने बेशक तुम्हें दुख दिया,
मगर वो खुद भी अपनी जिंदगी में भटक रही है। उरूज, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि जब उसे एहसास होगा कि उसने तुम्हें अपनी बातों से कितना दुख पहुंचाया है तो वो बहुत पछताएगी। क्योंकि दरिया तुम्हारी बहन होने के साथ साथ तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त भी है। मेरी जान तुम इस सबसे निकल आओगी। हम साथ मिलकर इससे गुजर जाएंगे। तुम्हारे दिल का तूफान भी खत्म हो जाएगा और तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फाते चाचा के साथ भी। मैं उनके बारे में ना कुछ सुनना चाहती हूँ ना बात करना चाहती हूँ। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम्हें ठीक लगे उरूज। तुम अभी बहुत जज्बाती हो रही हो, मैं समझती हूँ तुम्हें अभी कुछ वक्त दरकार है खुद को संभालने के लिए। अभी तुम कुछ देर रेस्ट करो, फिर तुम्हारा जब दिल चाहे बात करना इस बारे में। मैं हमेशा तैयार हूँ, ठीक है? जब तैयार हो जाओगी तो सब बताऊंगी, जो कुछ मुझे मालूम है सब। मगर मुझे ऐसा लगता है आपा, मैं आपके लिए एक मसला रही हूँ। आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मुझे लगता है मैं आप सब पर बोझ थी। उरूज, ऐसा तो मत कहो। तुम कभी भी हमारे लिए बोझ नहीं रही हो। इसके बरक्स तुम तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो जो हमें मिला। याद है वो कलम जो तुम्हें बहुत पसंद था? तुम उसे हमेशा अपने ख्वाबों में देखती थी। मेरे ख्वाबों की अब कोई अहमियत नहीं। तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे अपने हैं। वो तब तक जिंदा रहेंगे जब तक तुम जिंदा हो, और इसलिए वो बहुत अहम है। अब तुम अपने ख्वाबों के साथ अपने मकसद तक जरूर पहुंचोगी। अब तुम अपने ख्वाबों को और मजबूती से थामोगी। ये कलम मुझे उस कंपनी से मिला जिसके हम पार्टनर्स बने हैं। मैंने इसे देखा तो फौरन तुम्हें याद किया। मैं तो ये भी सोच रही थी कि चुपके से घर आकर तुम्हारी मेज पर रख दूं। ये तुम्हारा कलम है। देखो, मैं भी अपने ख्वाबों में से एक तक पहुंच गई। कितनी शरारती हो गई है ये, अपने बाप को डरा रही है। अपने बाबा को डरा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती शरारती लड़की? हाँ, और अब डर गए। हाँ, मैं बहुत डर गया। लेकिन आपने तो कहा था आप नहीं डरते। हाँ कहा था, लेकिन आज डर गया क्योंकि तुम्हारे जैसी प्यारी बेटी हो तो बाबा डर जाते हैं। वो अपनी परियों के लिए डरते हैं मेरी जान। कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, और वो उनकी हिफाजत करना चाहते हैं हर तरह से।
बाबा हमेशा मेरे साथ होते हैं, मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल नहीं मेरी जान। मेरे बाबा अपने पंजे फैलाते हैं और फिर आसमान से नीचे आ जाते हैं और सब भाग जाते हैं और मैं बाबा के गले लग जाती हूँ। मेरी जान हो तुम, मेरी जान।